फ्रेंड, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था। या तो एक बात बताई थी कि मान लो कि एक मैंने लोचा भी मारा था, वो ससुराल और मायका राम जाने। एक लड़की की शादी हो गई, उसे बहुत अच्छे से खाना पकाना आता है, लेकिन आफ्टर अ मैरिज वो नेक्स्ट डे सुबह जब कुछ चाय बनाने जाएगी, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि लाइटर कहां पे है। तो हाउ कैन दैट, वो क्या कहते हैं, दुल्हन कैन या ब्राइड कैन मेक अ टी। सवाल यह है, मैं फयोल की बात कर रहा हूं। फयोल का यह मानना है, हेनरी फयोल का, कि द ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ, હાઉ ટુ અપ્લાય ધ નોલેજ. ફ્રેન્ડ, લાઈફ પણ એ છે ને, નોલેજ બધું જ, પણ ક્યાં યુઝ કરવાનું, વાપરવાનું છે ના આવડે તો યુ હેવ ધ નોલેજ ટુ યુઝ ઇટ प्रैक्टिकली इन दैट फॉर्म दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मतलब जो फॉर्म में आप काम कर रहे हैं फ्रेंड, हर एक फॉर्म के ट्रेडिशंस, तरीके अलग होते हैं. जैसे हर एक ट्यूशन होता है, तो खड्डूस में मैं या आदर्श क्लास आता है कि रिपोर्टिंग छोटा सा ये नहीं करा तो पनिशमेंट, या कोई और फ्रेंडली होगा. मतलब हर एक का ढांचा अलग होता है. अब जहां पे आप वर्क करें उस ढांचे में आपको ढल जाना पड़ेगा. यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ. ये मैंने बाद में, मतलब उसका इंट्रो बाद में, फेयोल का ये मानना था. मतलब फेयोल का ये भी मानना था कि आपको फॉर्म में क्या चल रहा है, हूं चाली रही, एक खबर पण पड़ती हो तो काम करवानी मजा आ जाए. जो हेनरी फेयोल है एक्चुअली वो फ्रेंच इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट है. उन्होंने काम करते करते समझा, सोचा और परखा. उन्होंने अपने 14 जनरल प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करे, और वो प्रिंसिपल्स उन्होंने 1961 में, ये वाले पेज पे हैं, 1961 में एक बुक पब्लिश करी थी. उसके अंदर थे इंडस्ट्रीज एंड जनरल प्रिंसिपल. क्या तो भी पढ़ लो ना बुक का नाम, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट. इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट जो बुक उन्होंने पब्लिश करा था 1961 में. कौन सा बुक? इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट. उनके अंदर उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट करे थे, जो अपन पढ़ने जाएंगे आगे. साफ बात, व्हाट अ ब्रॉड माइंड ऑफ द हेनरी फेयोल. उन्होंने साफ बोला था, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस. इन्हें मैनेजर अपने स्किल से अप्लाई करे. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 14 प्रिंसिपल्स दिए तो 14 है. इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस. इट थरली टोटली डिपेंड ऑन अवर बुद्धि, विजडम. એ મેનેજમેન્ટની બુદ્ધિ પર નિર્ભર છે કે આ પ્રિન્સિપલનું क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन, अर्थघटन कैसे करे और क्या करे, वगैरह वगैरह वगैरह. मैंने अब तक जो प्रीफेस बताया, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा, उसे सीधा बता दूं. हेनरी फेयोल जो फ्रेंच इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने 1961 में जो बुक पब्लिश करा था, इंडस्ट्रियल एंड क्या था, जनरल मैनेजमेंट, उसके अंदर अपने प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करे थे. और नेक्स्ट पेज पे ऐसा था कि उन्होंने ऐसा कहा कि ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ. हाउ टू यूज द नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फर्म. वो फैक्ट्री में, वो कंपनी में, हर एक का कल्चर, हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है. एसपीबी कॉलेज का अलग होगा, एसडी जैन का अलग होगा, और डीआरबी का भी. आपको ऐसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए. आप तो ये सोच रहे ना सर, अप्लाई क्या, हमें जो अप्लाई करना है उस हिसाब से तो कॉलेज ज्वाइन करते हैं. फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो प्रिंसिपल्स दिया है वो कॉम्प्रिहेंसिव इनफ नहीं है. मैं लास्ट में जो कहा है वो भी बता दूं, बट ये बहुत फील्ड में काम आ जाएगा. आफ्टर प्रिंसिपल्स के पैराग्राफ में पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बिजनेस, इंडस्ट्री, हर एक में ये प्रिंसिपल्स काम आ सकते हैं. बट आपको अपनी सेंस लगा के इसका इस्तेमाल करना चाहिए. तो ये प्रीफेस था. मैं जो हेनरी फेयोल ने अपने प्रिंसिपल्स दिए, अब आपको चलो थोड़ा डरा के बताता हूं. बहुत टफ है, 14 प्रिंसिपल से किसी को नहीं आएगा, और आपको पता अपना टफ सबसे इजी. मैंने प्रिंसिपल्स को इजीली लर्न करवाने के लिए मेरे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स बना दिए, 5, 5 एंड 4. मतलब एक जैसे प्रिंसिपल को मैंने एक ही डिब्बे में रखा है, तो लर्न करना इजी है. मतलब पहले, और मैं बीच में शायद बीच में भी ब्रेक, पहले 5 प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं आउट ऑफ 14. हाँ, आपका एक क्वेश्चन होगा, सर एग्जाम में पूछे तो क्या, वो बाद में बात करेंगे, कैसे लिखना है, क्या करना है, व्हाट टू डू. पहला प्रिंसिपल है जो हेनरी फेयोल ने रिप्रेजेंट करा था, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क.
ये बात मैं पहले चैप्टर में बोल चुका हूं। फ्रेंड, आज का जमाना है वर्क को बेटर वे से डिवाइड करने का। मैंने आपको सलून का एग्जांपल दिया था। अब वो सोच रहे सबसे मतलब जब से सर ने बाल कटवाए सलून का एग्जांपल दे रहे, क्या करूं? आप भी जो प्रैक्टिकल कर लो उसका एग्जांपल। मैंने आपको वो एग्जांपल में कहा था कि अब जो सलून वाले भी एक्सपर्टाइज हैं। अपना बाल धोने वाला एक सामान्य पर्सन होगा और हेयर कटिंग वाला अलग होगा। मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड माय क्लासेस, एक्चुअली आई एम द ओनली पर्सन। मैं ही दीदी था, मैं ही भैया था। अगर कुछ अचानक काम वाले बहन नहीं आया तो मैं ही फटाफट बुलवाने जाता था, मैं ही सारे पेपर चेक करता था। वाई आई एम नॉट डूइंग सो राइट नाउ? આ બધું જ કામ અત્યારે કેમ નથી કરતો? अभी तो अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी कम हो गए, बैच भी 4 से 3 या 2 तक आ गए। क्यों? क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर मैं आपका हर एक का डेली होमवर्क चेक करूं, पेपर भी मैं चेक करूं, तो फ्रेंड शायद होमवर्क मैं डेली चेक करूं फिर पढ़ाने बैठूं तो अपना पढ़ाई का लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब काम ने परफेक्ट, मतलब एवरी वर्क शुड बी डिवाइडेड वाइजली। जो एक्सपर्ट है उसे वो काम करने दो और आप बाकी के काम में जुड़ जाओ। इससे फायदा क्या मिलेगा? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। और एक एग्जांपल, कोटा, हब ऑफ ट्यूशन क्लासेस। मैंने ये सुना है आपको तो 4 सब्जेक्ट्स में मेरे जैसे इंसान को झेलना पड़ता है, वहां पे तो चैप्टर वाइज तो छोड़ो, टॉपिक वाइज भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लेक्चर्स देते हैं। तो શું मास्टरी હશે डॉक्टर कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये इसका सर्जन है। बद्दा में हाँ, आप कहते सर आप डॉक्टर होते तो क्या होता, बद्दी सर्जरी यूं ज। मतलब फ्रेंड, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है वर्क आइडियली बंदे या बंदिया के बीच में डिवाइड हो जाएगा तो उनकी एक्सपर्टीज का। शिट यार, और एक एग्जांपल दे दूं, मैंने प्रोजेक्ट वर्क में कहा था स्कूल से जो मिलता है, जिनके हैंडराइटिंग अच्छे होते हैं वो लिखता है, जिनका ड्राइंग अच्छा होता है वो आर्टिस्टिकली उसे रेडी करता है। और मस्ती की बात है, अगर प्रोजेक्ट डिले થઈ ગયો तो जन टीचर ने पटावता आवड़े, टीचर थोड़ू चलवी लो ने यार। दिस इज इट, दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क आना चाहिए। और व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेल? डिवीजन ऑफ वर्क टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, इसके लिए जरूरी है प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले बुक का वर्ड बता दूं, फिर इसके लिए भी मेरे पास एक जोक है जो बताऊंगा। वो लोग ऐसा कहते हैं, ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी आर नॉनसेंस, यूजलेस, काम बगैर नाच। मैं उन्हें प्रैक्टिकल एक जोक से लिंक करूं जो मैंने बहुत पहले सुना था। पहले के जमाने में एक्चुअली पोस्ट कार्ड आता था जिनका यूज करा जाता था, कम्युनिकेशन के लिए चीप मिलता था। तो एक बार मान लो मेरे पापा को थोड़ा मस्ती करने का मन हुआ, मुझे कहा कि एक काम कर जा मितेश, तू पोस्ट कार्ड लेके आ जा। तो मैंने कहा डैड, तब 50 पैसे का आता था, 50 पैसा तो दो। तो मेरे डैड ने कहा हाँ, पैसे तो हर कोई लेके आता है, पैसे से तू पैसे बिना लेके आ जाए तो मानू। मैं तो पोस्ट कार्ड लेने चला गया और लेके डैड को दे दिया। सॉरी, डैड पोस्ट कार्ड देख के चौंके कि ये तो लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि ब्लैंक पे तो हर कोई लिखते हैं, आप लिखे हुए पे लिखे तो मानो। आना चाहिए दोस्तों, इतना समझ लेना। व्हाट इज ऑथोरिटी? पावर गिवन टू यू फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टास्क या तो वर्क, वो दोनों बैलेंस होना चाहिए। जितनी ऑथोरिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और ऑथोरिटी ज्यादा है तो आप पावर का मिसयूज करेंगे। और उल्टा, रिस्पॉन्सिबिलिटी વધારે જ અને ऑथोरिटी के पावर જ નથી। मान लो सॉरी, कभी कभार आई हैव टू गिव सम पावर टू डीडी टू गेट द वर्क डन थ्रू योर्स। यार દરેકમાં હું ના આવી શકું, હું એમને પાવર જ ના આપું તો आपको भी मजा चढ़ जाए। नॉट ऑलवेज, एग्जाम्पल है, लेकिन कभी कभार मतलब वो दोनों बैलेंस होना चाहिए। फिर बुक का रट्टा कि ऑथोरिटी कैसे दे? आपकी पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपको उस वक्त कौन सी जॉब असाइन करी गई है, બધું ધ્યાનમાં રાખીને તમને પાવર અપાય। प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोरोना, तो शायद पुलिस को, कलेक्टर्स को ज्यादा पावर देने पड़ेंगे या सीएम को, कि सेंट्रली जो नक्की होगा नाउ सीएम ऑफ द स्टेट्स डिसाइड कि अपने स्टेट्स में उन्हें क्या करना है, लॉकडाउन कैसे खोलना है। और भी एग्जांपल है, खत्म कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज द फर्स्ट फंडा ऑफ द फेल? डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क डिवाइड कर ले, आइडियली हर एक के बीच में
और इससे एक्सपर्टीज या स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा और वो वर्क ओरिएंटेड, पोस्ट ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड आपके पास ऑथोरिटी भी सही मात्रा में होनी चाहिए। कहा जाता है, एक सेंटेंस लिख लेना, टेक्स्ट वाले भी खुश, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू बी बैलेंस, बने बैलेंस हो जो है। मतलब पहले वाला प्रिंसिपल कौन सा था जो फेयल का था? डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट वाला, और हाँ फ्रेंड, हर एक में बुक में लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड मेन हेडिंग ही है प्रिंसिपल्स ऑफ फेयल, तो हर एक के पहले प्रिंसिपल्स क्यों लिखे? डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट। पहले में क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क, डायरेक्ट। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? क्या बताया? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड। फ्रेंड आपने एक मूवी देखा होगा, ABCD पार्ट 1। उनमें प्रभु देवा जब स्टूडेंट्स को डांस सिखाते हैं तब कहते हैं डांस में डी का मतलब क्या होता है? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इन डांस? डिसिप्लिन। फ्रेंड जिससे आप कतराते हैं, जब भी, इवन मैं भी कतराता हूं, इसीलिए तो मैं कभी वो रूटीन जो टीचर्स नहीं के ऐसे एकदम सीरियस होके नहीं पढ़ाता। फ्रेंड मैंने एक मूवी में देखा था, हियर देयर इज वन रूल, देयर इज नो रूल, बट फॉर नो रूल देयर शुड बी सम रूल्स। अब सोचेंगे सर व्हाई द डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड? आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल। फ्रेंड आप पिकनिक के लिए जाते हैं या टूर के लिए, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स? टीचर्स। छोटा मोटा आपको कुछ हो गया तो पेरेंट्स डायरेक्टली किन्हें ब्लेम करेंगे? टीचर्स। तो वहां पे एक डिसिप्लिन चाहिए कि हो सके तो हर एक यूनिफॉर्म पहने या एक ड्रेस कोड के पता चले ये बच्चे इसी स्कूल के हैं या यहां पे लेके आए हैं। देन आफ्टर क्या कहेंगे? अगर हम लोग समूह में, ग्रुप में प्रेयर करते हैं तो सबका एक साथ प्रेयर में होना जरूरी है। अब कोई ने टिक करके मस्ती सूझे ले पेलो अलग थी गाय ले, जैसे अपन प्रार्थना में करते हैं स्कूल में, तो फ्रेंड डैश 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 થઈ જાય। where the group efforts are there, જ્યારે ગ્રુપ એફર્ટ છે to achieve one goal, એ બધા એક જ ટાર્ગેટ માટે एफर्ट्स करे, ट्राई करे, तो वहां पे डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, जब पहले कम्युनिकेशन नहीं था, हाँ आपने बाहुबली देखा होगा ना, लैक्स ऑफ सोल्जर को गाइड करना हो, वॉर के लिए इंस्पायर करना हो, तो उत्तर से अटैक करना, मैं दक्षिण से, ये और वो, डिसिप्लिन में चूक हो गई तो फ्रेंड अपन जीत की बाजी हार में पलट सकते हैं। सो डिसिप्लिन का मतलब फ्रेंड, और एक मेरी बात बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड, अपन डिसिप्लिन को क्या मानते हैं? फोल्ड योर मतलब वो फिंगर ऑन योर लिप, ऐसा, ये डिसिप्लिन नहीं होता फ्रेंड। इसीलिए तो कभी कभार मैं पढ़ा और आप कोई बच्चा हंस ले तो दास्ता नहीं, शैतानी मगजમાં ચાલતી હોય, મારે તમને ત્યાં રોકવાના છે। डिसिप्लिन का मतलब होता है वर्क ओरिएंटेड फोकस। आप अगर काम के ऊपर फोकस करें तो आप डिसिप्लिन है, कौन मना करेगा? अगर डांसर है या कोरियोग्राफर है, वो अच्छा या नया स्टेप नहीं ढूंढेगा तो वो डिसिप्लिन में नहीं है। अगर कपिल शर्मा अगर कॉमेडी अच्छे से छोड़ दे करना या सेंस ऑफ ह्यूमर छोड़ दे तो वो डिसिप्लिन में नहीं है। हर एक को अपने वर्क ओरिएंटेड क्या निभानी होती है? डिसिप्लिन। जैसे मैं बहुत ज्यादा आप एग्जांपल बता दूं तो मैं भी डिसिप्लिन में नहीं, मतलब डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। टेक्स्ट में यहां तक लिखा है, फॉर डिसिप्लिन प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट शुड बी देयर, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर अमंग ओनर एंड वर्कर। मैंने वर्कर को अपॉइंट करा, सैलरी કેટલી પછી નક્કી કરશું, फिर ना उसको पसंद आया ना मुझे, दोनों खुन्नस में रहेंगे। क्लैरिटी मतलब ज्यां ग्रुप एफर्ट्स हो, हमें टाइम वाइज अचीवमेंट के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ट्रैफिक सिग्नल डिसिप्लिन ना हो तो एक्सीडेंट्स, इन्हें डिसिप्लिन कहा जाएगा। फ्रेंड कोई डाउट हो, मतलब पहले वाला प्रिंसिपल क्या था फ्रेंड्स? दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्टाइज या एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। देन आफ्टर वो पोस्ट कार्ड, द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दोनों बैलेंस होना चाहिए, काम के अकॉर्डिंग पावर, पावर के अकॉर्डिंग वर्क। थर्ड वाला था कलेक्टिव एफर्ट्स, और अपने को वहां पे रूल्स और रेगुलेशन से जाने से बहुत जल्दी मंजिल मिल जाएगी, तो वो रूल्स और रेगुलेशन को डिसिप्लिन कहा जाएगा ना। अच्छा एक मिनट, आप होमवर्क कर रहे हैं
तो मैं आपको कहता हूं कीवर्ड्स और की सेंटेंस अंडरलाइन करें, और प्रियांशी दीदी कहते हैं नो, कीवर्ड्स या की सेंटेंस अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं। मैं आपको ऐसा कहता हूं कि आपको आंसर पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखे तो बेस्ट है, और प्रियांशी दीदी कुछ अलग कह रहे हैं, आपका मन या पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं। क्या आप गाइड होंगे या मिसगाइडेड? मिसगाइडेड। ध्यान रखना, चक दे इंडिया देख लो यार, टीम का कैप्टन एक ही होता है और दादा भी एक ही होता है। सवाल ये नहीं उसको दादा बनाना है, इन्हें कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। एवरी सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉइज गेट द ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। मतलब इन शॉर्ट તમારી ઉપર એક જ જણ હોવું જોઈએ જેના ઓર્ડરને તમે ફોલો કરો। आपको ऑर्डर देने वाले 3 से 4 लोग हो तो आप गाइड नहीं मिसगाइड हो जाओगे। टीम में 4 कैप्टन हो तो एक कहेगा यहां पे फील्डिंग कर, एक कहेगा यहां पे कर, और एक तो के विकेट कीपर बनी जा। फ्रेंड बूच लागी जाए गेम नु और मैच नु। इससे क्लैरिटी होगी, यूनिफिकेशन होगा कि भाई मुझे इनसे ऑर्डर लेना है एंड आई एम आंसरेबल टू दैट पर्सन। इन्हें कहा जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। एवरी इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर जे તમારી ઉપર છે। પેલું કહેવાય ને મોર કુક સ્પોઇલ ધ ફૂડ, જા રસોઈયા રસોઈ બગાડે, બુચ લાગી જાય। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? मतलब इससे फायदा ये हो जाएगा क्लैरिटी, कंफ्यूजन ना थाय। क्योंकि अगर मान लो कि कोई वॉर चल रहा है और आपको 3 लोग एक साथ ऑर्डर दे, 3 जन लीडर हो कि तू पेला ने बचाओ, सेकंड वाला कहेगा आपको तू वहां पे अटैक कर, तब करो तो करो क्या यार। तो फ्रेंड इसीलिए क्या जरूरी है, यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मैं शॉर्टकट में मतलब फिर से बता दूं कि आप एक ही पर्सन को आंसरेबल है और आप उसी से ऑर्डर लेंगे और उसे ही रिपोर्ट करेंगे, किसी और को नहीं। आ वस्तु बेस्ट हो आना चाहिए दोस्तों। मतलब पहले वाला प्रिंसिपल कौन सा था मैं भूल गया हूं यार, लेट मी रिमाइंड। डिवीजन ऑफ वर्क टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोनों बैलेंस होनी चाहिए, काम पूर्ति सफिशिएंट होनी चाहिए। देन आफ्टर नेक्स्ट वाला था डी फॉर डिसिप्लिन, द रूल्स एंड रेगुलेशन वेयर द कलेक्टिव एफर्ट्स आर देयर, यूनिफाइंग द एफर्ट्स टू गेट अवर गोल्स वेरी इजीली। और लास्ट अभी मैंने क्या बताया, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर है 5 जो पंचम हमने, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। टेक्स्ट में कुछ अलग है, पहले जो मेन है वो मैं पहले बताऊं फिर टेक्सचुअल भी। एवरी ग्रुप हैविंग द सिंगल लीडर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, आप एक ही पर्सन से ऑर्डर लेंगे और उन्हें आंसरेबल है। आखी एक टीम हो एनो लीडर एक ज होवो જોઈએ। बुक में क्या लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ सुपीरियर हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्टिव। એટલે सुपीरियर હોય, टॉप लेवल पर હોય, એનો ग्रुप હોય, दे हैव टू वर्क फॉर सिंगल ऑब्जेक्टिव। मतलब उन दोनों, मतलब उन पूरे ग्रुप का टारगेट क्या होना चाहिए, एक। इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि लीडर एक ही होता है और वो पूरे ग्रुप को वही लीडर गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा या डायरेक्ट करेगा। आपको अभी भी लगेगा सर आ બંને तो सेम लागे, फरीथी डिफरेंशिएट करी लईए। अगर मान लो कि मैं एक पर्सन हूं, आई एम द मैनेजर, तो मैं सिर्फ जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करूंगा और उसी से इंस्ट्रक्शन लूंगा, तो इन्हें कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। અને આખી એક ટીમ હોય મળીને વર્ક કરતી હોય સેલ્સની, તો એ સેલ્સ મેનેજરને આન્સરેબલ છે, એ અમારા ગ્રુપનો લીડર છે, અમારે એની जिसे आप मेंटोर कहते हैं। और मान लो सारे लोग स्विमिंग सीख रहे हैं तो ये बद्दा एज कोच नी बात सांभळे, एज एमनो मेन छे। फिर अलग अलग हिसाब से नहीं जाए कि ये था वो था। शायद दंगल में जो हुआ था नेगेटिव हुआ था पॉजिटिव। दंगल मूवी में क्या हुआ था, उसके पहले वाले कोच उसके पापा थे, अब जो नया कोच था उसको पिक्चर में गलत बताया, वो सही हो तो वो कहेगा कि आप डिफरेंट मेंटालिटी रखोगे तो ऑटो आ गया, नाउ आई एम योर मेंटोर। इट मीन्स दैट कि पूरे ग्रुप का एक ही लीडर होना चाहिए। और टेक्चुअली क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर कि जो सुपीरियर होते हैं, टॉप लेवल वाले होते हैं, वो सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए ट्राई या एफर्ट्स करने चाहिए। मतलब हमने पहले वाले 5 प्रिंसिपल्स कंप्लीट करे। पहले वाला प्रिंसिपल कौन सा था, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, एक एक पर्सन और लीडर वाइज ग्रुप वाइज हो तो उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
फ्रेंड, मैं आपको ऐसे ही मस्ती में एक छोटा सा ब्रेक देने जा रहा हूं। इसके बाद अपन बाकी के प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लेंगे। अ माइन्यूट ब्रेक।